ये कहानी है एक ऐसे CIA एजेंट की जिसने अकेले पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी प्लानिंग और हैकिंग की कोई मिसाल नहीं थी। साथ ही वह अलग अलग कंट्रीज में जाकर गैंगस्टर्स को खत्म करता है, सिर्फ अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए। उसकी हर प्लानिंग इतनी परफेक्ट होती है कि उससे बचना नामुमकिन था। कहानी की शुरुआत जोनी से होती है, जो अपने घर के एक छोटे से वर्कशॉप में बैठा हुआ था। उसके सामने तार, सर्किट और कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स पड़े थे। वह CIA के लिए हैकिंग का काम करता था और टेक्नोलॉजी के मामले में उसका जवाब नहीं था। खाली समय में भी वह कुछ न कुछ नया बनाने में लगा रहता था। आज भी वीकेंड के दिन वह एक खास डिवाइस पर काम कर रहा था। तभी उसकी वाइफ लॉरा कमरे में आती है। उसके हाथ में ट्रैवल बैग होता है। वह जोनी को देखकर कहती है कि कुछ ही देर में उसे एयरपोर्ट के लिए निकलना है, लेकिन वह अभी तक अपने काम में ही लगा हुआ है। यह सुनकर जोनी तुरंत अपनी कुर्सी से उठ जाता है। थोड़ी देर बाद लोरा अपनी सारी पैकिंग पूरी करके घर के बाहर आ जाती है। जोनी मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि आखिर वह कितने दिनों के लिए जा रही है। लोरा बताती है कि लंदन में एक बड़ा फंक्शन होने वाला है, जहाँ कई बड़े और अमीर लोग शामिल होंगे। इसी वजह से उसे लगभग 4 दिन वहाँ रुकना पड़ेगा। लोरा की बात सुनकर जोनी का चेहरा उतर जाता है। वह कहता है कि उसके लिए ये 4 दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं। लोरा हंस पड़ती है। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। उनकी बातों से साफ पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। इसी दौरान एक कैब उनके घर के सामने आकर रुक जाती है। लोरा जोनी को गले लगाती है और फिर कैब में बैठ जाती है। जोनी वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। कुछ ही सेकंड में गाड़ी उसकी नजरों से ओझल हो जाती है और माहौल एकदम शांत हो जाता है। अगले दिन सोमवार होता है। जोनी हमेशा की तरह CIA के मुख्य दफ्तर पहुंचता है। बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने से पहले उसकी कई स्तर की सुरक्षा जांच होती है। कैमरे, स्कैनर और कई एडवांस सिस्टम उसकी पहचान की पुष्टि करते हैं। पूरी जांच के बाद ही उसे अंदर जाने की इजाजत मिलती है। जोनी अपने डेस्क पर बैठकर रोज की तरह काम कर रहा होता है। उसका काम CIA के कंप्यूटर नेटवर्क पर नजर रखना और किसी भी साइबर खतरे को रोकना था। सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी अचानक सिस्टम में एक अजीब सी हलचल दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड में जोनी समझ जाता है कि कोई अनजान हैकर CIA के सिक्योर नेटवर्क के अंदर घुस चुका है। वह बिना समय गंवाए अपने सिस्टम पर काम शुरू कर देता है। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चलने लगती हैं और कुछ ही पलों में वह उस घुसपैठिए को पूरे नेटवर्क से बाहर फेंक देता है। लेकिन मामला वहीं खत्म नहीं होता। अचानक जोनी की स्क्रीन पर एक मैसेज उभरता है। मैसेज भेजने वाले का नाम इंक्विलाइन लिखा होता है। वह लिखता है कि यह उसका असली नाम नहीं है और वह जोनी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। जोनी तुरंत जवाब देता है कि CIA के सिस्टम में कोई गलती से नहीं घुस सकता। अगर वह यहाँ तक पहुंचा है तो जरूर उसका कोई मकसद है। वह कहता है कि अगले 24 घंटों में एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है। इतना ही नहीं, वह दावा करता है कि जोनी के ऊपर बैठे दोनों बड़े अधिकारी पूरी तरह ईमानदार नहीं हैं। जोनी को यकीन नहीं होता। वह समझता है कि शायद कोई उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इंक्विलाइन कहता है कि अगर जोनी सच जानना चाहता है तो उसे तुरंत CIA के उस सर्वर रूम में जाना होगा जहां एजेंसी का सबसे अहम कंप्यूटर रखा गया है। यह सुनकर जोनी पहली बार सचमुच हैरान हो जाता है, क्योंकि उस जगह की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। सच जानने के लिए जोनी तुरंत अपनी सीट से उठता है और तेज कदमों से सर्वर रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहां पहुंचकर वह मुख्य कंप्यूटर को चालू करता है। शुरुआत में उसका इरादा इंक्विलाइन की लोकेशन पता करने का होता है, ताकि वह जान सके कि यह शख्स आखिर है कौन। लेकिन जैसे ही वह ट्रैकिंग शुरू करता है, उसके सामने कुछ अजीब दिखाई देता है। सिस्टम के अंदर पहले से एक छिपा हुआ प्रोग्राम एक्टिव हो जाता है। अगले ही पल उसकी स्क्रीन पर कई गुप्त फाइलें और रिपोर्ट्स खुलने लगती हैं। यह देखकर जोनी पूरी तरह चौंक जाता है। इन दस्तावेजों में ऐसे राज छिपे थे जिन्हें केवल कुछ बड़े अधिकारी ही जानते थे। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ साल पहले हुए कई बड़े धमाकों के पीछे आतंकवादी नहीं, बल्कि एजेंसी के अंदर मौजूद कुछ लोग शामिल थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन फाइलों में रूसो और LB के नाम भी जुड़े हुए थे। अब जोनी के चेहरे का रंग बदल चुका था। उसे समझ आ गया कि इंक्विलाइन कोई साधारण हैकर नहीं है। उसके पास ऐसी जानकारी थी जो शायद CIA के बहुत कम लोगों के पास होगी। जोनी तुरंत मैसेज भेजकर पूछता है कि अगला हमला कहाँ होने वाला है। इंक्विलाइन जवाब देता है कि हमला लंदन में होगा, लेकिन सही जगह उसके पास भी नहीं है। फिर जोनी उससे उसका असली नाम पूछता है। जवाब में केवल इतना लिखा आता है, अभी नहीं, सही वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। यह पढ़कर जोनी की बेचैनी और बढ़ जाती है। वह तुरंत सर्वर रूम से बाहर निकलता है। बाहर आते ही उसकी मुलाकात उसके करीबी दोस्त एलेक्स से होती है। एलेक्स जोनी का चेहरा देखकर पूछता है कि सब ठीक तो है, क्योंकि वह काफी परेशान दिखाई दे रहा था। जोनी अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि शायद उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। एलेक्स ज्यादा सवाल नहीं करता और उसे आराम करने की सलाह देता है, लेकिन असल में जोनी के दिमाग में इंक्विलाइन की बातें लगातार चल रही थीं। घर पहुंचते ही जोनी सबसे पहले लॉरा को फोन करने का सोचता है, लेकिन उससे पहले वह सीधे अपने सीनियर अधिकारी रूसो के पास पहुंच जाता है। जोनी उसे बताता है कि उसे शक है कि लंदन में बहुत जल्द कोई बड़ा हमला हो सकता है, इसलिए वहां अतिरिक्त सुरक्षा भेजी जानी चाहिए।
रूसो उसकी बात सुनता है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता दिखाई नहीं देती। वह आराम से कहता है कि अगर ऐसा कोई खतरा होता तो CIA को पहले से पता चल जाता। उसकी यह बात सुनकर जोनी को अजीब महसूस होता है, क्योंकि रूसो मामले को जरूरत से ज्यादा हल्के में ले रहा था। उसी समय एक संदेश आता है और जोनी को तुरंत डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है। जोनी बिना कुछ समझे वहां पहुंच जाता है। वहां का माहौल उसे कुछ अजीब लगता है। कमरे में मौजूद लोगों के चेहरे गंभीर थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। यह देखकर जोनी के दिल की धड़कन तेज होने लगती है। डिप्टी एलिजाबेथ कुछ पल तक खामोश रहती है, फिर वह भारी आवाज में कहती है कि उसे एक बहुत बुरी खबर देनी है। लंदन में कुछ समय पहले एक आतंकवादी हमला हुआ है। एलिजाबेथ बताती है कि इस हमले में लोरा भी मौजूद थी और वह बच नहीं सकी। ये सुनते ही जोनी पूरी तरह सुन्न रह जाता है। वह एलिजाबेथ से दोबारा जांच करने की गुजारिश करता है, लेकिन जवाब वही मिलता है, लोरा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसी समय रूसो कमरे में मौजूद टीवी चालू कर देता है। न्यूज रिपोर्ट में हमले की फुटेज दिखाई जा रही होती है। जोनी कांपती आंखों से स्क्रीन की तरफ देखता है। वहाँ एक हथियारबंद आदमी लोगों को बंधक बना रहा होता है। कुछ सेकंड बाद वही आदमी लोरा पर गोली चला देता है। ये मंजर देखते ही जोनी अंदर से टूट जाता है। जोनी कई घंटों तक किसी से बात नहीं करता। उसका दोस्त एलेक्स उसे घर छोड़ने आता है। घर के बाहर मीडिया और रिपोर्टर्स की भीड़ जमा होती है, लेकिन जोनी किसी की तरफ देखे बिना सीधे अंदर चला जाता है। घर के अंदर कदम रखते ही हर चीज उसे लोरा की याद दिलाने लगती है। अब पूरा घर खाली और वीरान लग रहा था। पूरी रात जोनी घर में इधर उधर घूमता रहता है। आखिर थक कर वह घर के बाहर लॉन में आकर बैठ जाता है। वहीं बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन वह एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां लोरा की बॉडी लाई गई होती है। उस पल जोनी की हालत और भी खराब हो जाती है। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उस रात वह लोरा का सूटकेस खोलता है जो वह लंदन लेकर गई थी। अंदर उसकी कुछ चीजें रखी होती हैं। जोनी सूटकेस को अपने सीने से लगा लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। पूरी रात उसी तरह गुजर जाती है। सुबह होते ही उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। अब वह सिर्फ दुखी पति नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि लोरा की मौत के पीछे जो भी लोग हैं वह उन्हें ढूंढ निकालेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। सुबह होते ही जोनी सीधे अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है। वह लंदन हमले से जुड़ी हर फाइल, हर वीडियो और हर रिकॉर्ड खंगालना शुरू कर देता है। अपनी हैकिंग स्किल्स की मदद से वह उन लोगों की जानकारी निकालने लगता है जो उस हमले में शामिल थे। कुछ ही समय में उसके सामने 3 नाम आ जाते हैं। उनमें एक औरत भी शामिल थी जिसका नाम सलीन था। बाकी 2 लोगों के नाम भी उसकी स्क्रीन पर दिखाई देने लगते हैं। जोनी अभी इन लोगों के बारे में और जानकारी जुटा ही रहा होता है कि तभी उसे रूसो और एल्बी की तरफ से बुलावा आ जाता है। मजबूर होकर वह दोनों अधिकारियों के ऑफिस में पहुंचता है। वहां पहुंचते ही रूसो उसे बैठने के लिए कहता है। रूसो कहता है कि जोनी को अभी आराम की जरूरत है और उसे इस मामले में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए। एल्बी भी वही बात दोहराता है। वह कहता है कि CIA इस पूरे मामले को संभाल रही है और जल्द ही जिम्मेदार लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सुनकर जोनी का गुस्सा बढ़ जाता है। वह कहता है कि उसने कुछ ही देर में उन लोगों की जानकारी निकाल ली है, जबकि CIA अभी तक कोई नतीजा नहीं निकाल सकी। उसे महसूस होता है कि ये लोग जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जोनी घर लौट आता है, लेकिन अब उसका शक पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसे यकीन होने लगा था कि रूसो और एल्बी किसी न किसी तरह इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं। अगर वह उनके सामने खुलकर काम करेगा तो शायद कभी सच तक नहीं पहुंच पाएगा। अगले दिन जोनी एक छोटी सी तैयारी करता है। वह अपनी शर्ट के अंदर एक रिकॉर्डिंग डिवाइस छुपा लेता है। इसके अलावा कुछ जरूरी कागजों पर भी एक बेहद छोटा माइक्रोफोन लगा देता है। कुछ देर बाद वही कागज रूसो के ऑफिस में पहुंचा दिए जाते हैं। जोनी भी वहां मौजूद होता है। वह उन फाइलों की तरफ इशारा करके कहता है कि इन दस्तावेजों पर उनके अपने हस्ताक्षर मौजूद हैं। फिर वह कई पुराने मामलों का जिक्र करता है जिनकी जांच शुरू तो हुई थी, लेकिन बाद में अचानक बंद कर दी गई। जोनी सवाल पर सवाल पूछने लगता है। वह कहता है कि आखिर उन मामलों का रिकॉर्ड कहाँ गया, जांच पूरी क्यों नहीं हुई, इतने बड़े हादसों के बाद फाइलें गायब कैसे हो गईं। उसकी बातें सुनकर एल्बी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। एल्बी मेज पर हाथ मारते हुए कहता है कि जोनी अपनी हद में रहे। फिर वह उसे नौकरी से निकालने और बर्बाद करने जैसी बातें करने लगता है, लेकिन जोनी डरने के बजाय मुस्कुरा देता है। वह कहता है कि धमकियां देने से बेहतर है सच का जवाब दिया जाए। रूसो बीच में बोलता है और पूछता है कि आखिर जोनी चाहता क्या है। इस पर जोनी साफ शब्दों में कहता है कि उसे किसी इनाम या मदद की जरूरत नहीं, वह सिर्फ स्पेशल फील्ड ट्रेनिंग चाहता है। उसके बाद वह खुद उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्होंने लोरा की जान ली थी। एल्बी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लगता है जोनी खुद को कोई एक्शन हीरो समझने लगा है, लेकिन जोनी
जोनी का चेहरा बिल्कुल गंभीर रहता है। कुछ देर सोचने के बाद एलबी कहता है कि ठीक है, उसे 1 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन इसके बाद CIA उसकी कोई मदद नहीं करेगी। जोनी बिना एक पल गंवाए इस शर्त को मान लेता है। जैसे ही जोनी कमरे से बाहर निकलता है, रूसो का चेहरा बदल जाता है। वह एलबी से कहता है कि जोनी जरूरत से ज्यादा सवाल पूछ रहा है। एलबी भी मान जाता है कि शायद उसे उनके बारे में कुछ पता चल चुका है। दूसरी तरफ कुछ घंटों बाद जोनी एक गुप्त ट्रेनिंग सेंटर पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात मेजर बैंडो से होती है। बैंडो एक सख्त और अनुभवी इंसान था। बैंडो जोनी को देखकर कहता है कि अगले 30 दिनों तक उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। यहाँ कोई आराम नहीं मिलेगा, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और बिना इजाजत बिल्डिंग से बाहर निकलना भी मना होगा। यह सुनकर जोनी सिर्फ इतना कहता है कि वह यहाँ सीखने आया है और अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। जोनी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हर दिन सुबह से रात तक उसे अलग अलग चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। जोनी का दिमाग तो बेहद तेज था, मगर फील्ड का कोई अनुभव उसके पास नहीं था। एक दिन बैंडो उसे शूटिंग रेंज में ले जाता है। सामने कई टारगेट लगे हुए थे। जोनी आत्मविश्वास के साथ गन उठाता है और फायर करना शुरू कर देता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी एक भी गोली सही निशाने पर नहीं लगती। बैंडो उसे थोड़ा और करीब ले जाता है। जोनी दोबारा कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी नतीजा वही निकलता है। कई गोलियां चलाने के बाद भी वह टारगेट को ठीक से नहीं मार पाता। ये देखकर बैंडो सिर पकड़ लेता है। उधर दूसरी तरफ रूसो और एलबी भी चुप नहीं बैठे थे। दोनों जोनी के घर की तलाशी ले रहे थे। उन्हें शक था कि जोनी ने कहीं उनके खिलाफ कोई सबूत छुपा रखा होगा, लेकिन घंटों खोजने के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता। दिन गुजरते जाते हैं। एक तरफ जोनी ट्रेनिंग में संघर्ष कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ रूसो और एलबी उसके बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने में लगे हुए थे। ट्रेनिंग शुरू हुए लगभग 20 दिन गुजर चुके थे, लेकिन जोनी की हालत अब भी कोई खास बेहतर नहीं हुई थी। वह हथियार चलाने में कमजोर था, लड़ाई में भी औसत था और फील्ड एजेंट्स जैसी फुर्ती भी उसके अंदर नहीं थी। एक शाम बैंडो उसे अपने कमरे में बुलाता है। मेज पर एक पिस्तौल रखी होती है। बैंडो वह गन उठाकर सीधे जोनी के हाथ में दे देता है। फिर वह खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, अगर सच में बदला लेना चाहते हो तो अभी मुझे गोली मारो। यह सुनकर जोनी घबरा जाता है। वह बार बार कहता है कि यह मजाक ठीक नहीं है, लेकिन बैंडो पीछे नहीं हटता। जोनी की उंगली ट्रिगर पर होती है, लेकिन वह गोली नहीं चला पाता। उसके हाथ कांपने लगते हैं। कुछ सेकंड बाद वह गन नीचे कर देता है। बैंडो गहरी सांस लेकर कहता है कि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी तरफ रूसो और एलबी को एक और चिंता सताने लगती है। इतने दिनों की जांच के बाद भी उन्हें जोनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता। आखिरकार वे एक खतरनाक फैसला लेते हैं। दोनों तय करते हैं कि जोनी जिंदा रहा तो भविष्य में उनके लिए बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए अब उसे रास्ते से हटाना जरूरी है। रूसो और एलबी अपना फैसला बैंडो तक पहुंचा देते हैं। उनका आदेश साफ था, ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही जोनी को खत्म कर दिया जाए, ताकि वह कभी उनके खिलाफ खड़ा न हो सके। यह सुनकर बैंडो कुछ नहीं कहता। कुछ समय बाद बैंडो जोनी के कमरे की तरफ जाता है, लेकिन दरवाजा खोलते ही वह चौंक जाता है। कमरा पूरी तरह खाली था। न जोनी वहाँ मौजूद था और न ही उसका सामान। दूसरी तरफ हम जोनी को एक एयरपोर्ट पर देखते हैं। वह आराम से बैठा हुआ अपने हेडफोन में कुछ सुन रहा था। दरअसल जिन कागजों को उसने पहले रूसो और एलबी के पास भेजा था, उन्हीं में छुपे माइक्रोफोन अब भी काम कर रहे थे। उनकी हर बातचीत सीधे जोनी तक पहुंच रही थी। अचानक रिकॉर्डिंग में रूसो की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है कि जोनी चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, वे उसे ढूंढ निकालेंगे। कुछ घंटों बाद उसका विमान लंदन पहुंच जाता है। यहाँ उसने पहले से कई नकली पहचान पत्र और फर्जी पासपोर्ट तैयार कर रखे थे। इन्हीं की मदद से वह बिना शक पैदा किए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। शहर पहुंचते ही वह एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लेता है। लंदन आते ही जोनी अपना पहला निशाना चुनता है। उसका नाम सलीन था, वही औरत जो उस आतंकी हमले में शामिल थी जिसमें लोरा की जान गई थी। जोनी कई दिनों तक सलीन पर नजर रखता है। जल्द ही उसे पता चल जाता है कि सलीन रोज अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ घंटों के लिए बाहर जाती है। यही मौका जोनी को चाहिए था। एक दिन जैसे ही सलीन अपने अपार्टमेंट से निकलती है, जोनी तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। कुछ ही सेकंड में वह लॉक खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। फिर पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देता है। उसे उम्मीद थी कि शायद वहाँ से बाकी आतंकियों तक पहुँचने का कोई सुराग मिल जाए। घर के अंदर उसे कई तस्वीरें, पेंटिंग्स और दूसरी चीजें दिखाई देती हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन एक दराज खोलते ही उसे एक पिस्तौल मिलती है। यह देखकर उसका शक और बढ़ जाता है। वह गन अपने पास रख लेता है और बाकी कमरों की जांच जारी रखता है। तभी उसके फोन पर एक अलर्ट आता है। ट्रैकर बता रहा था कि सलीन उम्मीद से पहले वापस लौट रही है। ये खबर मिलते ही जोनी तुरंत अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और थोड़ी दूरी पर छिपकर इंतजार करने लगता है। कुछ मिनट बाद सलीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आती है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, जोनी भी उनके पीछे पहुंच जाता है। वह गन निकालकर सलीन की तरफ तान देता है। जिस बदले के लिए वह हजारों किलोमीटर दूर आया था, उसी बदले का पहला कदम उठाने में उसके हाथ कांपने लगते हैं। आखिरकार वह बिना गोली चलाए वहाँ से भाग निकलता है। बैंडो की बात सच साबित हो चुकी थी। सही वक्त आने पर भी जोनी फैसला नहीं कर पा रहा था। जोनी तेजी से अपने अपार्टमेंट पहुँचता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतना करीब पहुँचने
के बाद भी वह कुछ नहीं कर सका। कमरे में पहुंचते ही वह इंक्विलाइन से संपर्क करने की कोशिश करता है। वह कई संदेश भेजता है लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आता। अगले दिन जोनी एक नया तरीका अपनाता है। उसे पता चलता है कि सलीन एक मेडिकल चेकअप के लिए आने वाली है। वह पहले ही उस क्लिनिक में पहुंच जाता है और चुपके से वहां मौजूद कंप्यूटर सिस्टम में वायरस छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में पूरे क्लिनिक का नेटवर्क बंद हो जाता है। सिस्टम खराब होते ही डॉक्टर और स्टाफ समस्या ठीक करने के लिए बाहर भागते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जोनी उस कमरे में पहुंच जाता है जहां सलीन अकेली बैठी थी। अंदर जाते ही वह दरवाजा बंद कर देता है और एक बेहोश करने वाला पाउडर हवा में छोड़ने लगता है। सलीन घबराकर पूछती है कि वह कौन है और क्या चाहता है। जोनी बिना समय गंवाए लिसांद्रो और मोनिसेंट के बारे में पूछता है लेकिन सलीन साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। इसी दौरान पाउडर अपना असर दिखाने लगता है और सलीन कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही जोनी दरवाजा खोलता है सलीन अचानक उस पर टूट पड़ती है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वे क्लिनिक से बाहर सड़क तक पहुंच जाते हैं। सलीन भागने की कोशिश करती है तभी तेज रफ्तार से आती एक वैन उसे जोरदार टक्कर मार देती है। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। जोनी वहां खड़ा रह जाता है लेकिन जाते जाते वह सलीन का फोन अपने साथ ले लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वही फोन उसे अगले दुश्मनों तक पहुंचाएगा। जोनी एक पल भी वहां नहीं रुकता। उसे पता था कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां बहुत जल्द उस इलाके को घेर लेंगी। वह तुरंत अपने अपार्टमेंट पहुंचता है और जरूरी सामान बैग में भरना शुरू कर देता है। सलीन का फोन उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। फोन की फाइलें चेक करते हुए उसे कई नए सुराग मिलने लगते हैं। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि अब उसकी पहचान छिपी नहीं रही। इसलिए वह फैसला करता है कि तुरंत दूसरी सिटी चला जाना ही बेहतर होगा। नई जगह पहुंचने के बाद जोनी कुछ समय के लिए एक बार में बैठ जाता है। वह लोगों के बीच रहकर खुद को छिपाना चाहता था लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े एक आदमी पर पड़ती है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि बैंडो था। बैंडो को वहां देखकर जोनी तुरंत अपनी सीट छोड़ देता है। उसे लगता है कि शायद सीआईए ने उसे पकड़ने के लिए भेजा है। वह तेजी से बाहर से निकलता है और भीड़ के बीच गायब होने की कोशिश करता है लेकिन कुछ देर बाद जब वह दूसरे क्लब में पहुंचता है तब भी बैंडो उसके पीछे पहुंच जाता है। अब जोनी समझ जाता है कि भागकर कोई फायदा नहीं होगा। वह बैंडो से पूछता है कि आखिर उसने उसे ढूंढ कैसे लिया। बैंडो हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि दुनिया के सबसे तेज हैकर को ट्रैक करना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके बाद बैंडो उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि जिस रास्ते पर जोनी चल पड़ा है उसका अंत बहुत खतरनाक हो सकता है। अभी भी वक्त है, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाए। लेकिन जोनी साफ मना कर देता है। तब बैंडो सिर्फ इतना कहता है कि अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी खुद जोनी की होगी। ये कहकर वह वहां से चला जाता है जबकि जोनी अपनी अगली मंजिल की तैयारी शुरू कर देता है। जोनी को सलीन के फोन से एक नई जानकारी मिलती है। उसी सुराग के सहारे वह तुर्की पहुंच जाता है। दरअसल इंक्विलाइन ने उसे वहीं आने के लिए कहा था। जोनी को अब भी नहीं पता था कि इस रहस्यमयी शख्स की असली पहचान क्या है। बताई गई लोकेशन पर पहुंचते ही जोनी हैरान रह जाता है। उसके सामने कोई आदमी नहीं बल्कि एक युवा औरत खड़ी होती है। जोनी उससे पूछता है कि वह सीआईए जैसे मजबूत सिस्टम तक कैसे पहुंची। तब सारा एक दर्दनाक सच बताती है। वह कहती है कि उसका पति भी पहले खुफिया दुनिया से जुड़ा हुआ था। उसने रूसो और एलबी के कई राज्य जान लिए थे लेकिन सच सामने लाने की कोशिश में उसकी जान ले ली गई। सारा बताती है कि अपने पति से ही उसने हैकिंग और साइबर सिस्टम की कई बातें सीखी थी। उसी ज्ञान की मदद से वह सीआईए के नेटवर्क तक पहुंची। फिर उसने जोनी को चुना क्योंकि उसे पता चल चुका था कि लंदन हमले में उसकी पत्नी लोरा भी मारी गई थी। सारा कहती है कि शुरू में उसका मकसद सिर्फ रूसो और एलबी की योजनाओं को बिगाड़ना था लेकिन अब मामला उससे कहीं आगे बढ़ चुका है। यह सुनकर जोनी पहली बार महसूस करता है कि इस लड़ाई में वह अकेला नहीं है। सारा और जोनी तुर्की के एक बड़े होटल में पहुंचते हैं। वहाँ उनका अगला निशाना मौजूद था। उसका नाम मोनिसेंट था, वही आदमी जिसने लंदन हमले की योजना बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। जोनी जानता था कि अगर उसे लिसांद्रो तक पहुंचना है तो पहले मोनिसेंट से जानकारी निकालनी होगी। होटल पहुंचते ही जोनी चुपके से अपनी तैयारी शुरू कर देता है। वह स्विमिंग पूल के सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करता है और वहाँ एक खास मशीन फिट कर देता है। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है लेकिन असल में वह एक जाल बिछा चुका था। उसी दौरान सारा उसे एक और खबर देती है। वह बताती है कि वहाँ सिर्फ मोनिसेंट ही नहीं बल्कि दो और खतरनाक लोग भी मौजूद हैं। उनमें से एक सीआईए से जुड़ा हुआ था और दूसरा रूस की खुफिया दुनिया का आदमी था। यह सुनकर जोनी और ज्यादा सतर्क हो जाता है। कुछ देर बाद मोनिसेंट रोज की तरह अपने आलीशान स्विमिंग पूल में तैर रहा होता है। तभी जोनी वहाँ पहुँच जाता है। जोनी बिना घुमाए सीधा सवाल करता है। वह लिसांद्रो की लोकेशन मांगता है। पहले तो मोनिसेंट अकड़ दिखाने की कोशिश करता है लेकिन तभी जोनी अपने लगाए हुए जाल को एक्टिव कर देता है। पूल का मजबूत शीशा धीरे धीरे टूटने लगता है। ये देखकर मोनिसेंट के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब मौत को सामने देखकर उसकी सारी हिम्मत खत्म हो जाती है। वह डर के मारे लिसांद्रो का ठिकाना बता देता है लेकिन जानकारी देने के कुछ ही पल बाद शीशा पूरी तरह टूट जाता है। मोनिसेंट नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है।
जाती है। जोनी वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। कुछ ही देर में 2 लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। उनमें से एक जॉनसन था जो रूसी खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था। दूसरा बैंडो था जिसे देखकर जोनी खुद भी उलझन में पड़ जाता है। जोनी तेजी से भागता है और होटल के पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाता है। जॉनसन लगातार उसका पीछा कर रहा था। कुछ ही पलों में वह जोनी तक पहुंचने वाला होता है। तभी अचानक बैंडो बीच में आ जाता है और जॉनसन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच बेहद खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉनसन भी कोई साधारण आदमी नहीं था। लड़ाई के दौरान वह अपनी पिस्तौल निकालता है और बैंडो के पेट में गोली मार देता है। गोली लगने के बावजूद बैंडो पीछे नहीं हटता। दर्द सहते हुए वह आखिरी बार निशाना लगाता है और जॉनसन को वहीं ढेर कर देता है। अब दोनों जमीन पर पड़े थे। एक मर चुका था और दूसरा बुरी तरह घायल था। जोनी तुरंत बैंडो के पास पहुंचता है। बैंडो मुश्किल से सांस लेते हुए कहता है कि वह उसे पकड़ने नहीं आया था। असल में उसे पहले ही समझ आ गया था कि रूसो और एल्बी साफ लोग नहीं हैं, इसलिए वह सही वक्त पर जोनी की मदद करने पहुंचा था। बैंडो जोनी से कहता है कि अब पीछे मुड़कर मत देखना, लिसांद्रो तक पहुंचो और लोरा के लिए इंसाफ लेकर आओ। जोनी भारी दिल के साथ वहां से निकल जाता है। जोनी और सारा एक सुरक्षित जगह पर रुके हुए होते हैं। दोनों लिसांद्रो तक पहुंचने की आखिरी तैयारी कर रहे थे। तभी अचानक बाहर गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं। सारा खिड़की से बाहर देखती है और तुरंत समझ जाती है कि उनका ठिकाना पकड़ा जा चुका है। चारों तरफ हथियारबंद सैनिक मौजूद थे। यह हमला तुर्की की सेना कर रही थी, लेकिन इसके पीछे असली खेल CIA का था। हालात बिगड़ते देख सारा तुरंत जोनी को कार में बैठाती है, फिर पूरी रफ्तार से वहां से निकलने लगती है। पीछे से लगातार फायरिंग हो रही थी। गोलियां कार के आसपास से गुजर रही थीं, लेकिन सारा बड़ी समझदारी से गाड़ी संभाल रही थी। कुछ देर तक सब ठीक चलता है, लेकिन तभी एक गोली सीधी सारा के सीने में लग जाती है। स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली पड़ जाती है। कांपते हाथों से वह सारा को बगल वाली सीट पर लिटाता है। किसी तरह वह पीछा कर रहे सैनिकों से बच निकलता है और सीधे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर जोनी आखिरी सुराग का पीछा करने का फैसला करता है। अब उसके सामने सिर्फ एक नाम बचा था, लिसांद्रो, वही इंसान जो इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक मोहरा था। जोनी विमान के जरिए उस जगह पहुंच जाता है जहां लिसांद्रो छिपा हुआ था, लेकिन जैसे ही वह अपनी मंजिल के करीब पहुंचता है, पीछे से कोई उस पर हमला कर देता है। जोनी कुछ समझ पाता उससे पहले ही बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को एक बड़ी बोट पर पाता है। उसके सामने लिसांद्रो बैठा था। उसके आसपास हथियारबंद लोग खड़े थे। साफ था कि अब जोनी पूरी तरह उनके कब्जे में था। लिसांद्रो मुस्कुराते हुए कहता है कि जोनी ने उसके कई साथियों को खत्म कर दिया है, पहले सलीन फिर मोनिसेंट। उसे लगता था कि वह सब कुछ करके बच जाएगा, लेकिन आखिरकार वह खुद उसके जाल में फंस गया। वह कहता है कि लंदन हमले का असली मकसद कुछ और था। लोरा उसकी दुश्मन नहीं थी, वह सिर्फ गलत समय पर गलत जगह मौजूद थी। इसी वजह से उसकी जान चली गई। लिसांद्रो बेशर्मी से कहता है कि अगर किसी को इस पूरे हादसे का श्रेय देना है तो रूसो और एल्बी को देना चाहिए। वही लोग थे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर पूरा खेल रचा था। यह सुनकर जोनी को यकीन हो जाता है कि इंक्विलाइन शुरू से सच बोल रही थी। फिर अचानक लिसांद्रो एक पिस्तौल उठाकर जोनी की तरफ बढ़ा देता है। वह कहता है कि अगर इतना ही बदला लेना है तो अभी यहीं उसे गोली मार दे, लेकिन अगले ही पल जोनी पिस्तौल नीचे फेंक देता है। यह देखकर लिसांद्रो भी हैरान रह जाता है। असल में जोनी यहाँ लड़ने नहीं बल्कि जीतने आया था। उसे पता था कि अगर वह गोली चलाएगा तो शायद खुद भी जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए उसने पहले ही एक अलग योजना तैयार कर रखी थी। हम देखते हैं कि लिसांद्रो की बोट अचानक अपना रास्ता बदलने लगती है। बोट का कंट्रोल सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। लिसांद्रो के लोग मशीनें चेक करने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जोनी मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने काफी पहले ही इस बोट के सिस्टम में घुसकर इसे हैक कर लिया था। उसने बोट की लोकेशन सीधे रोमेनियन सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचा दी थी। अब उनके पास लिसांद्रो के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा कारण मौजूद था। कुछ ही मिनटों में कई सैन्य जहाज बोट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हथियारबंद जवान अंदर घुस जाते हैं। सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जोनी आराम से बैठकर पानी पी रहा होता है। इस बार उसने किसी को गोली नहीं मारी थी। उसने अपने सबसे बड़े हथियार यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया था। थोड़ी देर बाद वह अधिकारियों को पूरी जानकारी देता है और सुरक्षित अमेरिका भेज दिया जाता है। अमेरिका पहुंचने के बाद जोनी सारी जानकारी संबंधित अधिकारियों को सौंप देता है। उसके पास ऐसे सबूत मौजूद थे जो रूसो और एल्बी की असलियत दुनिया के सामने ला सकते थे। अब सच ज्यादा समय तक छुप नहीं सकता था। कुछ समय बाद हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। वहाँ CIA की डिप्टी एलिजाबेथ मीडिया को बताती है कि एजेंसी के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया था। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एलिजाबेथ यह भी बताती है कि इस पूरे
पूरे मामले का सच बाहर लाने में एक व्यक्ति ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि झोनी था। उसी की दी हुई जानकारी और सबूतों की वजह से असली दोषियों तक पहुंचा जा सका। यह सब देखकर झोनी को पहली बार सुकून महसूस होता है। लोरा अब वापस नहीं आ सकती थी, लेकिन उसके कातिल कानून के शिकंजे में आ चुके थे। दोस्तों, उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और कमेंट में जरूर बताना कि क्या आप भी किसी से इतना प्यार करते हैं जितना जॉनी ने लोरा से किया था।